हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है तब उनका जो उत्तराधिकारी बनते हैं, अगला शासक जो बनता है वो बनता है आराम शाह, जो उनका क्या था, बेटा था। वह क्या बनता है, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। लेकिन वह केवल 8 ही महीने शासन करता है और 8 महीने के बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश उनको मार देता है और खुद दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ जाता है और खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। यहाँ तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह इल्तुतमिश के बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लोग हेडिंग दे लेते हैं इल्तुतमिश। यहाँ पे देखिएगा, लिखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो समय काल है बच्चा, वह है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। इसने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, राज किया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चा हम लोग कि इल्तुतमिश जो है वह इलवारी वंश से बिलोंग करता था। कौन से वंश से था, इलवारी वंश से। इल्तुतमिश इलवारी वंश से बिलोंग करता है। इल्तुतमिश जो है इसे अब दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान भी कहा जाता है। क्या बच्चा, इसे दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान क्यों कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा आराम शाह को मारकर खुद दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया था। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान बोला जाता है। क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के अंश तो नहीं ना है बच्चा, यह क्या है, उसका दामाद था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई अंश रहता, वो अगर दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी बनता, तब वो क्या रहता, लगातार बेसिस पे जाता। लेकिन उनका जब बेटा उत्तराधिकारी बना तो उनके बेटा को क्या किया, इसने मार दिया, और मार कर ये बीच में कहाँ से घुस गया, टपक गया, घुस गया। तब इसे क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान कहा जाता है। किसको, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अब इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर हम बताते हैं कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम जो है वह क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जो इल्तुतमिश था, यह किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का था। इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना, शासक बना, तब उसका गुलाम कौन था, यह इल्तुतमिश था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुलामों का गुलाम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब 1215 आया तो 1215 ईस्वी में जो है इसके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम लोग तराइन के तीसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। तीसरा युद्ध, तराइन के तीसरा युद्ध लड़ा। यह युद्ध जो हुआ था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच होता है। किसके बीच होता है, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच होता है। जिस युद्ध का परिणाम यह आता है कि यलदौज यह युद्ध को हार जाते हैं। ठीक है, और इल्तुतमिश क्या होता है, युद्ध जीत जाता है। देखिए यहाँ पे 1215 ईस्वी जब होता है तब क्या होता है कि इल्तुतमिश एक युद्ध लड़ता है जिसे तराइन के तीसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध इल्तुतमिश और यलदौज के बीच होता है, जिसमें यलदौज जो है बुरी तरह से हार जाते हैं और इल्तुतमिश क्या होता है, जीत जाता है। उसके बाद बच्चा आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, 40 तुर्क सरदारों, 40 तुर्क सरदारों का एक शासन चलाने के लिए जो है इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया जाता है, जिसे हम लोग दल चलिसा के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दल चलिसा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं और थोड़ा सा इसको एक और नाम से जानते हैं। किसको, दल चलिसा का एक और नाम है, वह नाम है तुर्कान ए
चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका समय काल जो है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका समय काल चला। इल्तुतमिश जो है वह इलवारी वंश से बिलोंग करता था। इसे दिल्ली सल्तनत का अवैध सुल्तान कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है वो तो आप समझ ही गए होंगे, वो तो आपको बता ही दिया गया है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। पूछेगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें जो युद्ध जो है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। आगे देखते हैं कि इस युद्ध का जो परिणाम आया था बच्चा, इस युद्ध में यल्दौज क्या होते हैं, युद्ध हार जाते हैं और इल्तुतमिश युद्ध जीत जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो शासन चलाने के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया गया था, जिसे दल चलिसा के नाम से जानते हैं। और दल चलिसा का एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है तुर्कान ए चहलगानी। अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि दल चलिसा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, या दल चलिसा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया है बच्चा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। यहीं पे सवाल पूछ दे कि तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। तुर्कान ए चहलगानी जो है यह इसका एक और नाम है, क्या नाम है बच्चा, दल चलिसा। और दल चलिसा का एक और नाम है तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्का चलाया गया था। यहाँ पे चमक रहा है क्या, नीचे लिख देते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा जो है 2 सिक्का चलाया गया था। पहला सिक्का जो था वह चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का, जिसे हम लोग टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, टका कहते हैं। चांदी के सिक्का को क्या बोला जाता था, टका बोला जाता था। और दूसरा सिक्का था कॉपर का सिक्का, कॉपर का सिक्का, इसे जीतल बोला जाता था। इसे क्या कहा गया था, जीतल। ये जीतल लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, जीतल कहा जाता था। उसके बाद बच्चा कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार को बनाकर तैयार कर दिया था। क्या कर दिया था, कुतुब मीनार को बनाकर तैयार कर दिया था। और उसी समय जो है राजधानी लाहौर से कहाँ कर दिया था, दिल्ली कर दिया था। राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी जो बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था इल्तुतमिश, उसने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार बना दिया। और बनाने के बाद जो है उसने राजधानी वहाँ से लाहौर से चेंज कर कहाँ कर दी, दिल्ली कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव डाले थे, लेकिन बनाया कौन, इनके दामाद ने बनाया। इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार बनाया गया था। उसके बाद बच्चा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा चलाया गया। एकता प्रथा की शुरुआत, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा चलाया गया है। यह एकता प्रथा क्या है आखिर, तो यह जो एकता प्रथा है इसमें क्या होता था कि जब एकता प्रथा शुरू हुआ तो उस समय जो सरकार के अधिकारी हैं, जो सरकार के अंडर में काम करेंगे, उनको वेतन नहीं दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। वेतन के बदले में क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। जैसे कि आज अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी में आपका वेतन जो है वो मिलेगा, जैसे कि 20,000 है, 25,000 है, किसी का वेतन 25,000 है, किसी का वेतन 50,000 है। तो जिस अनुसार से आपका पद है उसी अनुसार से आपका वेतन भी मिलता है। तो उस वक्त क्या होता था कि जिस अनुसार से जिस व्यक्ति का सरकारी अधिकारियों का जो पद होता था उसी अनुसार से जो वेतन मिलता था, उसी वेतन के अनुसार पे जितना ज़मीन होता था वो ज़मीन दिया जाता था। वेतन के बदले क्या दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था। क्योंकि उस समय जो था वो आबादी कम थी लेकिन ज़मीन ज़्यादा था, इसलिए वेतन पैसा न देकर क्या दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, हमारे देश की आबादी ज़्यादा है और ज़मीन क्या हो गई है, कम हो गई है।
तो एकता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताइए एकता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसके बाद बच्चा देखते हैं कि इल्तुतमिश का फिर मृत्यु हो जाता है। कब होता है बच्चा? 1236 ईस्वी में हो जाता है। इल्तुतमिश का मृत्यु कब होता है? 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं इस डाटा को कि इल्तुतमिश जो था उसके द्वारा 2 सिक्का चलाया गया था। पहला सिक्का का नाम था चांदी का सिक्का। तो जो चांदी का सिक्का था जिसे लोग क्या बोलते थे? टका बोलते थे। अभी भी लोग टका का प्रयोग करते हैं। उधर जाइएगा, अररिया की तरफ जाइएगा तो उधर क्या बोलते हैं? टका का प्रयोग करते हैं। जैसे पूछेगा, कोई सामान पूछेगा कि कितना टका का है, ये कितना टका, कैसे टका दिए, इस प्रकार से टका का प्रयोग अभी भी लोग करते हैं। तो देखिए चांदी का सिक्का कब चलाया गया था? किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया, जो उस सिक्का को हम लोग टका के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि इसके द्वारा कॉपर का भी सिक्का चलाया गया था और कॉपर के सिक्का को जीतल कहा गया। क्या कहा गया था बच्चा? जीतल कहा गया था। जीतल लिखा गया है वहाँ पे। और इसने जो है 1229 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार को बनाकर तैयार कर दिया था और उसी समय जो है राजधानी लाहौर से बदलकर कहाँ कर दी? दिल्ली में बना दी थी। उसके बाद है कि इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। एकता प्रथा का मतलब आप तो अभी समझ ही गए। उसके बाद देखते हैं कि इल्तुतमिश का मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बनती है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? मिटा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा? हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? रजिया सुल्तान। यहाँ पे चमक रहा है क्या? देख लीजिएगा रजिया सुल्तान। इसका जो समय काल था वो 1236 से लेकर 1240 तक इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर राज की। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान महिला है, लड़का नहीं है, पुरुष नहीं है। यह क्या है? महिला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि रजिया सुल्तान का जो पूरा नाम है वह क्या है भाई? इसका पूरा नाम, पूरा का मतलब पूरा नाम है। ठीक है, पूरा नाम है इसका जलालत उद दीन रजिया है। किसका? रजिया सुल्तान का पूरा नाम जलालत उद दीन रजिया है। ठीक है, रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या है? जलालत उद दीन रजिया है। इसका जो जन्म हुआ था, किसका? रजिया का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था रजिया का जन्म। आगे देखते हैं कि इसके पिता का नाम क्या था बच्चा? तो इसके जो पिता श्री थे वह थे इल्तुतमिश। इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। इसके माता का नाम जो था वह था कुतुब बेगम। इसके पति का जो नाम था वह था मलिक अल्तुनिया। क्या नाम था बच्चा? मलिक अल्तुनिया जो था इसका पति का नाम था। उसके बाद बच्चा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि जब इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली सल्तनत का जो शासक था तो इसका मृत्यु 1236 में हो जाता है। तब क्या होता है कि इसका जो अगला उत्तराधिकारी बनता है इसका बेटा बनता है। कौन बनता है बच्चा? इसका बेटा बनता है। किसका? इल्तुतमिश का बेटा बनता है अगला उत्तराधिकारी, जिसका नाम था रुकमुद्दीन फिरोज शाह। अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है बच्चा? तो रुकमुद्दीन फिरोज शाह जो है इसका अगला उत्तराधिकारी बनता है। किसका? इल्तुतमिश का। लेकिन यह जो रुकमुद्दीन फिरोज शाह था यह एक अयोग्य शासक था और इसने केवल 6 महीने ही शासन किया। इसका शासनकाल कितना चला? 6 महीने ही चला। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 6 महीने लिखा हुआ है। जो रुकमुद्दीन फिरोज शाह जो था वह एक क्या था?
अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक कहने का मतलब होता है कि जिसके द्वारा शासन चलाया नहीं जा सकता है। इसके द्वारा क्या था कि इनसे शासन ढंग से नहीं चल रहा था, सही रूप से नहीं चल रहा था, लोग इनसे संतुष्ट नहीं थे। जो इनके दरबारी थे, इनके जो मंत्रिमंडल थे, मंत्री लोग जो थे, इनसे संतुष्ट नहीं थे, इनसे शासन सही रूप से नहीं चल रहा था। तो इन्होंने केवल कितने महीने शासन किए? तो 6 महीने ही शासन चलाए। 6 महीने के बाद क्या होता है कि इनके जो मंत्री होते हैं और इनके जो प्रजा होते हैं वो इनको शासन से हटा देते हैं, इनके गद्दी से हटा देते हैं और हटा कर फिर किसको बैठा देते हैं? तो रजिया को बैठा देते हैं गद्दी पर। किसको बैठा देते हैं? रजिया को गद्दी पर बैठा देते हैं कि आप जो है वो शासन चलाइए। लेकिन रजिया जो थी वह इतना निर्लज्ज औरत निकली। देखिए रजिया क्या हुआ कि रजिया जब शासन पर बैठी तब इसने क्या किया ना कि पुरुषों की तरह, एक पुरुष जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार से पुरुषों की तरह कुर्ता टोपी पहन कर दरबार में जाने लगी। और क्या की कि इसने अपने पर्दा प्रथा को छोड़ दी। मुस्लिम धर्म देखें, ईसाई धर्म मुस्लिम लड़की को देखे होंगे आप लोग कि वह एक पर्दा के अंदर रहती है। जैसे उसको उनको देखिएगा कि हाथ में भी पहने रहेगी, उनका हाथ भी दिखाई नहीं पड़ता है, मुंह भी ढका रहता है, बस आंख दिखाई पड़ता है। वह क्या है? एक पर्दा के अंदर रहती है। ठीक है, तो इस पर्दा को क्या की थी रजिया ने? इसको त्याग दी थी। क्या की? त्याग दी। और जब त्याग दी थी इनसे जो है मंत्री लोग जो थे वो पूरा उदास होने लगे, हताश रहने लगे कि बताओ यार, जिसको हमने शासिका बनाया वह क्या कि अपने पर्दा प्रथा को छोड़ दी। तो इससे क्या हुआ कि इससे इनके जो मंत्रिमंडल थे वो भी नाखुश रहने लगे कि आपने पर्दा प्रथा को त्याग दिए। अब यह जब शासिका बनी है तब ये किसी का थोड़ा सुनेगी, अब इसका जो मन करेगा वो करेगी। तो यही बात ये जो करती थी रजिया कि अपने मन की सुनती थी, इसका जो मर्जी किया वो करती थी। और रजिया यहीं तक नहीं रुकी, रजिया क्या की कि इसके महल में जो था एक हबशी गुलाम रहता, इसका नाम था मलिक याकूत। क्या नाम था बच्चा? मलिक याकूत नाम था। इस मलिक याकूत को एक पद दे देती है, अमीर ए आखुर का पद दे देती है। किसे? मलिक याकूत को। यह जो अमीर याखुर पद है यह बड़े बड़े तुर्क लोगों को दिया जाता था। लेकिन रजिया क्या की कि अपने गुलाम को, मलिक याकूत जो इसका गुलाम था, उसको यह पद दे दी थी। इससे क्या हुआ था ना कि लोग जो थे वो बहुत नाखुश रहने लगे। इसका जो है गलत संबंध बताने लगे कि रजिया और मलिक याकूत के बीच नाजायज़ संबंध है, रजिया बदचलन है, रजिया चरित्रहीन है। इसने क्या कि अपने गुलाम को अमीर याकूर का पद दे दी है। इस प्रकार से लोग जो है इसके खिलाफ जो है बगावत करने लगे। किसके खिलाफ? रजिया के खिलाफ जो है वह बगावत करने लगे। यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रजिया सुल्तान जो है इसका समय काल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक चला है। ठीक है, रजिया का पूरा नाम जलालत उद दीन रजिया है। इसका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। इसके पिताजी का नाम इल्तुतमिश और माता का नाम कुतुब बेगम है, मतलब था। ठीक है, इसके पति का नाम मलिक अल्तुनिया था और इसका पति का नाम क्या था? मलिक अल्तुनिया। यह जो बेटा है ये किसका बेटा है? इल्तुतमिश का बेटा है। रजिया का बेटा नहीं समझ लीजिएगा, ये किसका बेटा है? इल्तुतमिश का बेटा है। इसका यहीं तक है रजिया का। ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद फिर क्या है? इल्तुतमिश का यह बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है जब इसका मृत्यु हो गया 1236 ईस्वी में, तब इसका जो अगला शासक बना था वो कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना अगला शासक। लेकिन यह क्या था? एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसने केवल 6 महीने ही शासन किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासिका बनी वह बनी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इस प्रकार भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो है वो शासिका बनी। हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि प्रथम भारतीय मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासिका बनी? तो वह कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है कि जब शासिका बनी तब इसने क्या किया कि अपने दरबार में जो है खुले मुंह अपने पर्दा प्रथा को त्याग दी और क्या की कि पुरुषों की तरह टोपी और कुर्ता पहनकर दरबार में जाने लगी। और यहीं तक रजिया नहीं रुकती है। रजिया के महल में जो है एक क्या रहता था? हबशी गुलाम रहता था, जिसे इसने अमीरो ए आखुर का पद दे दी। कौन सा पद दे दी? अमीरो ए आखुर का पद दे दी थी, जिसका नाम था अमीर या खुर पद का नाम था। ठीक है,
और यह जो पद है यह बड़े बड़े तुर्क लोगों को दिया जाता था, जो बड़ा बड़ा तुर्क लोग होते थे उसको दिया जाता था, लेकिन रजिया ने यह पद किसको दे दी, अपने गुलाम को दे दिए। इस प्रकार जो है उसके मंत्रिमंडल जो थे इसके खिलाफ जो है वो बगावत करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा और मलिक याकूत के बीच जो है कुछ नाजायज़ संबंध है, तुम बदचलन हो, तुम चरित्रहीन हो। इस प्रकार से क्या होता है, रजिया के खिलाफ जो है उसके अपने ही आदमी जो है उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद है बच्चा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। तो इसको क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि जिस समय इसके दरबार के जो लोग थे, इसके जो जनता लोग थे, वह इसके खिलाफ जो बगावत शुरू किए थे, उसी समय भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया था। कौन था, कौन था बच्चा, मलिक अल्तुनिया था। और यह मलिक अल्तुनिया क्या होता है कि रजिया के खिलाफ जो है वह विद्रोह छेड़ देती है कि तुमने मलिक ये अमीर ये आखूर का पद जो है वह किसको दे दी, मलिक याकूत को दे दी है, अपने गुलाम को दे दी है। तो मलिक अल्तुनिया जो विद्रोह छेड़ता है, इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया और मलिक याकूत दबाने के लिए चलते जाते हैं। तो अपने साथ जो है कुछ दरबारियों को लेकर जाते हैं कि चलिए वहाँ पे जो ये मलिक अल्तुनिया है जो विद्रोह छेड़ा है उसको दबाने के लिए चलिए। तो जब जाते हैं लोगों को लेकर, तो इसके जो दरबार के जो लोग होते हैं रास्ते में इसके खिलाफ हो जाते हैं और मलिक याकूत को मार देते हैं। और मारने के बाद क्या होता है कि रजिया को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद मलिक या अल्तुनिया को सौंप देते हैं कि आप जो आपकी इच्छा हो, आपकी जो मर्जी हो, आप इसके साथ कीजिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और वहाँ से दरबारी इसके जो थे वो लौट जाते हैं वापस। और वापस आने के बाद जो है अब दिल्ली सल्तनत पर फिर बहराम शाह को बिठा देते हैं। किसको बिठा देते हैं, रजिया के भाई बहराम शाह को फिर दिल्ली सल्तनत पर बैठा देते हैं। तो देखिए मलिक अल्तुनिया जो था वह रजिया के जब सौंप कर चला आया इसका दरबारी लोग, तब मलिक अल्तुनिया रजिया के सामने जो है एक प्रस्ताव रखा और बोला कि अगर आप हमसे विवाह कीजिएगा तो हम आपको जीवित छोड़ देंगे, अन्यथा हम आपको मार देंगे। क्या कर देंगे, मृत्यु के घाट उतार देंगे। तो रजिया सोचते कि चलो भाई किसी न किसी प्रकार से तो जीवन बचाना, ज़िंदगी बचाना। तो क्या करती है, मलिक अल्तुनिया से ब्याह कर लेती है। इस प्रकार मलिक अल्तुनिया उसका पति बनता है। मलिक अल्तुनिया से क्या करती है, ब्याह हुआ करके जीवन सेट कर लेती है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि रजिया अपने पति मलिक अल्तुनिया से बोलता है कि आपको तो पता ही है कि हम दिल्ली सल्तनत के शासिका थे, तो क्यों ना चलते हैं हम लोग अपने भाई के खिलाफ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके अपना शासनकाल वापस लेंगे। तो मलिक अल्तुनिया भी सोचता है कि सही बात है भाई, तुम तो शासिका थे, चलो अपने भाई बहराम शाह से लड़ाई करो और जीतने के बाद क्या होता है कि अपने दिल्ली सल्तनत को फिर वापस से अपने गद्दी को लेंगे। तो क्या होता है कि रजिया और मलिक अल्तुनिया दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करने के लिए वहाँ से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। किसके खिलाफ, बहराम शाह के खिलाफ। लेकिन बहराम शाह जो था वो अपना सेना दम बरियार कर ले था। जब रजिया अपने सेना को लेकर आई तब बहराम शाह इतना मारा उनके सेना को कि उनको भागना पड़ा अंत में। अगर नहीं भागते तो उनका भी मृत्यु हो जाता वैसी युद्ध के मैदान में। लेकिन ये मलिक अल्तुनिया और रजिया जो थे वो क्या किए कि मैदान छोड़कर भाग गए। और भागते भागते कहाँ पहुँच गए, हरियाणा के कैथल में पहुँच गए। और जब हरियाणा के कैथल में पहुँचे तब वहाँ पर इनको डाकुओं ने घेर कर मार दिया। किनको, मलिक अल्तुनिया और रजिया को डाकुओं ने घेर कर मार दिया। कहाँ पे मारा, तो हरियाणा के कैथल में मार दिया था। ठीक है, कब मारा भाई, तो इनका जो मृत्यु हुआ था, किसका, रजिया का जो मृत्यु हुआ वह हुआ था 14 अक्टूबर 1236 ईस्वी को। कब हुआ था बच्चा, 14 अक्टूबर 1236 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के कैथल में हुआ था। कैसे हुआ था मृत्यु, तो डाकुओं ने घेर कर क्या किया था, इनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। किसको, मलिक अल्तुनिया और रजिया दोनों को। इस प्रकार हम लोगों का रजिया जो है वो समाप्त होती है, रजिया सुल्तान ख़त्म होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहराम शाह के बारे में। देखिए समझते हैं इसको एक बार और, देख लेते हैं इसको एक बार और, कि जिस
समय जो है रजिया अपना पद जो है वो अमीर याकूत का जो पद मलिक अल्तुनिया को दी थी, सॉरी मलिक याकूत को दी थी, उस समय क्या किया था कि इसके दरबारी के जो लोग थे इसके खिलाफ जो है वो क्या कर दिए थे, बगावत करने लगे थे। उसी समय भटिंडा के सूबेदार कौन थे, मलिक अल्तुनिया थे। इसके खिलाफ क्या कर दिए, विद्रोह छेड़ दिए कि आपने जो है मलिक अमीरो याकूत का पद जो है मलिक याकूत को दे दिए हैं। तो रजिया क्या करती है कि मलिक याकूत को लेकर चल देती है कहाँ, विद्रोह को दबाने के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँचती है तो रास्ते में जाते समय क्या होता है कि इसके दरबारी इसके ही खिलाफ हो जाते हैं और मलिक याकूत को मार देते हैं। उनको इतना गुस्सा रहता है कि तुमने एक पद अपने गुलाम को दे दी है, तो उस गुलाम को क्या करते हैं, मार देते हैं। और मारने के बाद रजिया को गुलाम बना लेते हैं, अपने कैद कर लेते हैं। और कैद करने के बाद क्या करते हैं, उसको ले जाकर सौंप देते हैं किसको, मलिक अल्तुनिया को, और बोलते हैं कि आप इसके साथ आपको जो इच्छा हो वो कीजिए, हम लोगों को कोई मतलब फिर नहीं है। और उसी समय क्या होता है कि इसके दरबारी के लोग जो है वो लौट कर आते हैं वापस, और वापस आने के बाद जो है बहराम शाह रजिया के भाई को क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना देते हैं। और मलिक अल्तुनिया क्या करता है कि रजिया के सामने एक प्रस्ताव रहता है कि अगर तुम मेरे से ब्याह करोगी तो हम तुरा जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो अन्यथा हम तुरा मार देंगे। तो रजिया भी क्या सोचते कि चलो भाई किसी न किसी प्रकार तो जीवन मिला, चलो ठीक है हम तुमसे ब्याह कर लेते हैं। और जब ब्याह हो जाता है तो ब्याह होने के बाद क्या होता है कि मलिक अल्तुनिया और रजिया दोनों क्या करती है कि अपना पद वापस लेने के लिए, अपना तरफ वापस लेने के लिए फिर क्या आते हैं, बहराम शाह से झगड़ा करने, लड़ाई करने आती है कि आपसे लड़ाई करके हम अपना पद जो है वो वापस लेंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत बुरी तरह से हार जाती है। और हारने के बाद जो है रजिया क्या करती है कि भागती है हरियाणा के कैथल में, और वहाँ पर इनको डाकू जो होते हैं वो घेर कर मार देते हैं। और कब मारते हैं, तो 14 अक्टूबर 1240, 36 लिखा गया यहाँ पे, गलती हो गया था जी, इसको सुधार लीजिएगा। 1240 ईस्वी में जो है इनको घेर कर मार देते हैं। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 36 लिखा गया था, ठीक है। 36 में तो इसका शासनकाल शुरू हुआ था, 36 से लेकर 40 तक। इसका समय काल कितना था, 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। तो शुरू वाला लिखा गया था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 1236 से लेकर 1240 तक क्या था, इसका समय काल था। तो 1240 में इसका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, यानी कि यहाँ पे 1240 होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का रजिया सुल्तान खत्म होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसके ओर, तो बहराम शाह की ओर बढ़ते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग मिटार लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह जिसका समय काल था 1240 से लेकर 1242 तक चला, ठीक है। इसका समय काल कितना था, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक चला। यह जो बहराम शाह यह किसका बेटा था, कौन, बहराम शाह, बहराम शाह का पिता, ठीक है, लिख देते हैं पिता यहाँ पे। बहराम शाह किसका बेटा था, तो इल्तुतमिश का बेटा था। बहराम शाह का जो मृत्यु है वह 1242 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में मसूद शाह के द्वारा कर दिया जाता है। मसूद शाह के द्वारा कर दिया जाता है। और यह जो मसूद शाह था यह किसका बेटा था, इसका जो पिता का नाम था वह क्या नाम था, तो इसके पिता का जो नाम था वह था रुकमुद्दीन फिरोज शाह। यह रुकमुद्दीन फिरोज शाह कौन था, जो शासन इल्तुतमिश के मरने के बाद क्या क्या था, दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था, जो क्या था, एक अयोग्य शासक था जिसके द्वारा शासनकाल नहीं चलाया गया था। इसी का बेटा कौन था, मसूद शाह। और इसने अपने चाचा बहराम शाह को मार दिया और मारने के बाद खुद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। कौन, मसूद शाह। और मसूद शाह का जो समय काल था वह था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक इसका समय काल चला मसूद शाह का, ठीक है। 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक चला। फिर मसूद शाह का भी मृत्यु हो जाता है
मसूद शाह की मृत्यु जो कौन करते हैं, तो मसूद शाह की मृत्यु गयासुद्दीन बलबन के द्वारा षड्यंत्र रचकर, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा षड्यंत्र रचकर इनका मृत्यु जो है 1246 ईस्वी में कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1246 ईस्वी में कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो है ये गयासुद्दीन बलबन जो था वह किसको दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनाता है? नासरुद्दीन महमूद को जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक फिर बना देता है। देखिए समझिए, यहाँ पे एक ही गो में हम सबको लिख दिए, ठीक है। जब नोट्स आप लोग देखिएगा तो उसमें अलग अलग लिखा रहेगा। यहाँ पे बहराम शाह के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बहराम शाह का जो समय काल था वो 1240 से लेकर 1242 तक चला। बहराम शाह जो है, इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था और इसका मृत्यु 1242 ईस्वी में इसके अपने ही भतीजे मसूद शाह के द्वारा कर दिया जाता है। अब हम लोग मसूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो मसूद शाह के बारे में अलग से क्या लिखे, इसी में लिख दिए। तो मसूद शाह का जो समय काल था वो 1242 से 1246 तक चला। या दिल्ली सल्तनत का शासक कब से कब तक रहा? तो 1242 से लेकर 1246 तक ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। मसूद शाह के पिता का नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। और मसूद शाह का जो मृत्यु है वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा षड्यंत्र रचकर जो है 1246 ईस्वी में इसका मृत्यु कर दिया जाता है। और मृत्यु करने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक गयासुद्दीन बलबन जो है नासरुद्दीन महमूद को बना देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे मिटाएंगे और उसके बाद बढ़ेंगे नासरुद्दीन महमूद के बारे में। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए जी, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब बढ़ेंगे हम लोग नासरुद्दीन महमूद के पास। महमूद की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नासरुद्दीन महमूद की ओर बढ़े। तो यह जो नासरुद्दीन महमूद था, यह बच्चा एक ऐसा शासक था, इसका समय काल की बात करें तो इसका जो समय काल था 1246 से लेकर 1266 तक चला। कब तक? 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसका समय काल चला। किसका? नासरुद्दीन महमूद का। नासरुद्दीन महमूद जो था वह एक ऐसा शासक था, एकदम पूरा सीधा साधा, कोई कुछ हो करे इसको कोई मतलब नहीं है। किसको? नासरुद्दीन महमूद को। जिसको जो मर्जी है वो करे, इसको कोई मतलब नहीं है। तो नासरुद्दीन महमूद बस केवल नाम का ही शासक था कि दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है, तो नासरुद्दीन महमूद है। लेकिन यह शासक, इसके इशारों पर कुछ नहीं होता था। बाकी सभी काम किसके इशारों पर होता था? तो गयासुद्दीन बलबन के इशारों पर सभी काम होता था। मैंने असली राज कौन कर रहा था? गयासुद्दीन बलबन कर रहा था। गयासुद्दीन बलबन जो है 1239 ईस्वी में जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करा देता है? नासरुद्दीन के साथ करा देता है। यानी कि गयासुद्दीन बलबन का दामाद कौन होता है? नासरुद्दीन महमूद रहता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय जब बीत जाता है तब क्या होता है कि 1266 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो जाता है। नासरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तब फिर क्या होता है कि गयासुद्दीन बलबन जो था वह अपने आप को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर देता है। क्या कर देता है? दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर देता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन जाता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। समझे? नासरुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बनता है? तो गयासुद्दीन बलबन बनता है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए नासरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोग चर्चा करें तो नासरुद्दीन महमूद का जो समय काल था 1246 से लेकर 1266 तक इसका समय काल चला। यह क्या था? नासरुद्दीन महमूद की एक सीधा साधा शासक था, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो इच्छा है वो करे, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन नासरुद्दीन महमूद केवल नाम का ही शासक था, क्या शासक है, लेकिन असली राज्य कौन कर रहा था? तो गयासुद्दीन बलबन कर रहा था। और गयासुद्दीन बलबन इतना चालाक था कि इसको शासक बनाने के बाद जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है इसके साथ 1239 ईस्वी में कर देता है। यानी कि गयासुद्दीन बलबन का दामाद का क्या नाम था? तो नासरुद्दीन महमूद नाम था। उसके बाद कुछ समय जब बीतता है तो 1266 ईस्वी में
नसरुद्दीन महमूद का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो गयासुद्दीन बलबन जो है अपने आप को क्या कर देता है, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक घोषित कर देता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चा कि जब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे किसकी ओर, गयासुद्दीन बलबन की ओर पढ़ेंगे। इसमें अब थोड़ा सा हम लोगों का बचा है, उसके बाद क्या होगा, गुलाम वंश हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है जी? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि आगे बढ़ गयासुद्दीन बलबन के बारे में हेडिंग दे लीजिएगा। गयासुद्दीन बलबन। यह जो गयासुद्दीन बलबन था इसका समय काल 1266 से लेकर 1287 तक चला। 1266 से लेकर 1287 तक इसका समय काल चला। गयासुद्दीन बलबन जो था, इसका जो जाति था वह इलवारी तुर्क जाति से बिलोंग करता था। इलवारी तुर्क जाति से ये क्या करता था, बिलोंग करता था। जब गयासुद्दीन बलबन जवान था यानी कि युवा अवस्था में था, तब इसे मंगोलों जो थे इसके किडनैप कर लिए थे, कैद कर लिए थे। और कैद करने के बाद इसे बेच रहे थे। तब इसे 1233 ईस्वी में खरीदा जाता है। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा क्या कर दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था वह नाम क्या था, बहाउद्दीन था। क्या नाम था बच्चा, बहाउद्दीन था गयासुद्दीन बलबन का असली नाम। गयासुद्दीन बलबन जब राजा बना, दिल्ली सल्तनत का जब शासक बना, तो शासक बनने के बाद इसने दल चालीसा का अंत कर दिया था। दल चालीसा का अंत कर दिया। अब ये दल चालीसा क्या था, इसके बारे में तो हम लोग समझ लिए हैं। किसमें, इल्तुतमिश में जब पढ़ रहे थे तब दल चालीसा समझे। ये 40 तुर्क सरदारों को लाया था शासन चलाने के लिए, जिसको हम लोग क्या नाम दिया था, दल चालीसा नाम रखा था। इसको एक और नाम है तुर्कान चहलगानी। ठीक है, तो इसका शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत किया गया था। लेकिन इसका अंत किसने किया, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा इसका जो है अंत कर दिया गया था। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा एक नीति लाया गया था, जिस नीति का नाम था रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति इसके द्वारा लाया गया, जिससे हम लोग आयरन एंड ब्लड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयरन एंड ब्लड के नाम से जानते हैं। अब कोई बच्चा होगा बोलेगा कि सर रक्त पहले लिखे तो ब्लड यहाँ पीछे लिख दिए। कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको सुधार लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए यहाँ पे ब्लड एंड आयरन। ठीक है, रक्त और लौह की नीति लाया गया था। किसके द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। यह रक्त और लौह की नीति क्या है, तो इसमें क्या था, इस नीति में क्या था कि जो हमारे यहाँ कैदी है, जो हमारे गुलाम है, उसके साथ सख्ती से पेश आना। क्या आना, सख्ती से पेश आना, यानी उन्हें पीटना उठना और काम। उसके बाद इसके द्वारा एक और नीति लाया गया था, जिस नीति का नाम था सिजदा और पाबोस। क्या नाम था बच्चा, सिजदा और पाबोस की नीति लाया गया इसके द्वारा। अब यह सिजदा और पाबोस क्या है, तो सिजदा और पाबोस का मतलब होता था कि जो शासक है, जो सुल्तान है, उसके नीचे झुककर उसके पैरों को चूम कर नमस्कार करना सिजदा और पाबोस की नीति में होता था। तो यह नीति किसके द्वारा लाया गया था, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा लाया गया था। बड़ी तेज बनता था कि हमारा सब झुक के हमारे पैर के चूम के प्रणाम करे। कौन, गयासुद्दीन बलबन सोचता था। इसके द्वारा दो नीति लाई गई थी। नीतियाँ कौन कौन सी थी बच्चा, तो पहला थी रक्त और लौह की नीति लाया गया। दूसरा सिजदा और पाबोस की नीति लाया, किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। उसके बाद है वाला कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार में हर वर्ष जो है ईरानी त्यौहार
नवरोज़ मनाने की प्रथा शुरू की। क्या? ईरानी एक त्यौहार था जिसका नाम था नवरोज़, इसको मनाने की प्रथा शुरू किया हर वर्ष। किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इसको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन का समयकाल 1266 से लेकर 1287 तक चला। गयासुद्दीन बलबन किस जाति से था? तो इलवारी तुर्क जाति से यह बिलोंग करता था गयासुद्दीन बलबन। जब यह जवान था, युवावस्था में था, तब इसे मंगोलों ने किडनैप कर लिया, कैद कर लिया, और कैद करने के बाद इसे बेच रहे थे। तब इसे 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया था। उसके बाद इसका जो वास्तविक नाम था गयासुद्दीन बलबन का, वह नाम था बहाउद्दीन। अब देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने शासक बनने के बाद जो है, दिल्ली सल्तनत का जब शासक बनता है, तो शासक बनने के बाद इसने दल चालीसा का अंत कर देता है और इसके द्वारा एक नीति लाया जाता है जिसका नाम है रक्त और लौह की नीति। और एक और नीति लाया जिसका नाम था सिजदा और पागोश की नीति। इसने अपने दरबार में हर वर्ष जो है ईरानी त्यौहार नवरोज़ मनाने की प्रथा शुरू किया। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि इसका 2 बेटा था। किसका? गयासुद्दीन बलबन का 2 बेटा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसकी देखते हैं किसका कुल कितना बेटा था? 2 बेटा था। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसका कुल कितने बेटा था? 2 बेटा था। किसका? गयासुद्दीन बलबन का 2 बेटा था। कौन कौन था? तो पहला का नाम था शहजाद मुहम्मद और दूसरा का नाम था बुगरा खान। बुगरा खान। अब देखते हैं हम लोग आगे कि 1287 ईस्वी में जो है मंगोलों इसके ऊपर हमला कर देता है। किसके ऊपर? गयासुद्दीन बलबन के ऊपर। इस हमला में क्या होता है कि शहजाद मुहम्मद का मृत्यु हो जाता है। शहजाद मुहम्मद का मृत्यु हो जाता है। और इसके मृत्यु के बाद क्या होता है कि गयासुद्दीन बलबन जो थे वो टूट जाते हैं और पुत्र वियोग में उनका भी मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? पुत्र वियोग में गयासुद्दीन बलबन का भी मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है बच्चा? तो 1287 ईस्वी में बलबन का भी मृत्यु हो जाता है पुत्र वियोग में। जब पुत्र मर जाता है तो बहुत सोचते रहते हैं कि हमारा पुत्र था, मर गया। इस प्रकार से पुत्र वियोग मतलब उसके टेंशन में ही ये क्या होता है, मर जाते हैं। कौन? गयासुद्दीन बलबन भी। जब गयासुद्दीन बलबन मर जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बनता है उसके बारे में देखते हैं। अगला शासक बनता है, उसका नाम था बच्चा कैखुसरो। क्या नाम था? कैखुसरो। यह जो कैखुसरो था यह शहजाद मुहम्मद का बेटा था। शहजाद मुहम्मद का बेटा था। और कैखुसरो के बाद जो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है वो बनता है कैकुबाद। कैकुबाद। यह जो कैकुबाद था यह किसका बेटा था? तो यह बुगरा खान का बेटा था। बुगरा खान का बेटा था। ठीक है। इसका जो समयकाल चला बच्चा, इसको चला समयकाल 1287 से लेकर 1290 तक इसका समयकाल चला। किसका? कैकुबाद का। देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि गयासुद्दीन बलबन का 2 बेटा था, शहजाद मुहम्मद और बुगरा खान। गयासुद्दीन बलबन पर जो है 1287 ईस्वी में मंगोलों क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, जिस हमला में शहजाद मुहम्मद का मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु होता है तब पुत्र वियोग में जो है गयासुद्दीन बलबन का भी मृत्यु होता है। और जब गयासुद्दीन बलबन का मृत्यु होता है तब दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बनता है वह बनता है कैखुसरो। और कैखुसरो जो था वो किसका बेटा था? तो शहजाद मुहम्मद का बेटा था। और इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है वह बनता है कैकुबाद। और यह जो कैकुबाद था यह बुगरा खान का बेटा था। इसका जो समयकाल था, इसने जो शासन किया वह 1287 से लेकर 1290 तक इसने शासन किया। कहाँ?
दिल्ली सल्तनत पर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कैकुबाद जो होता है वो 1290 तक शासन किया। 1290 के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बनते हैं वो बनता है क्यूमर्स। कौन बनते हैं बच्चा, 1290 में जो है अगला शासक जो बनते हैं वो बनते हैं क्यूमर्स। क्यूमर्स जो शासक बनते हैं यह बहुत ही छोटा शासक थे, इसलिए इनका एक संरक्षक बनाया गया था। किनका, क्यूमर्स का संरक्षक बनाया गया था। संरक्षक इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत ही छोटा शासक थे, इसलिए इनका संरक्षक बनाया गया कि इन पे अगर कोई हमला करता है तो इनका क्या करे, रक्षा कर सके। जिससे संरक्षक का नाम था मलिक फिरोज। क्या नाम था, मलिक फिरोज नाम था। और यह जो मलिक फिरोज था यह ससुरा इतना हरामी था, इतना हरामी था कि इसने अपने ही राजा को मार दिया। किसको, क्यूमर्स को मार दिया और खुद दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। इस प्रकार क्या होता है कि गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो रहे वह कौन रहे, क्यूमर्स रहे। और मलिक फिरोज जो है फिर अपना सल्तनत स्टार्ट करता है, सल्तनत स्टार्ट करता है जिसका नाम रखता है खिलजी वंश। क्या नाम रखता है, खिलजी वंश उसका नाम रखता है। फिर भारत में खिलजी वंश की शुरुआत होता है 1290 के बाद। यहाँ पे देखिए कि 1290 में फिर कौन शासक बनता है, क्यूमर्स बनता है। और क्यूमर्स बहुत ही छोटा शासक थे, इसलिए इनका एक संरक्षक बनाया गया था जिसका नाम था मलिक फिरोज। लेकिन मलिक फिरोज जो थे वो बहुत ही हरामी आदमी थे, इसने अपने ही राजा को मार देते हैं। और मार कर क्या करते हैं, ये अपना अलग सल्तनत बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं खिलजी वंश। इस प्रकार क्या होता है कि भारत में जो है गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो रहे वो कौन रहे, क्यूमर्स रहे। अब हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स थे। अब हम लोग का क्या होता है कि यहाँ पे जो है गुलाम वंश का अंतिम हो जाता है। और अगले क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हम लोग का क्लास भी ख़त्म होता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।